महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वैकेंसी 52-72 पद, प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला जिसमें टेस्ट नंबर 21 होगा आज। सारे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, शिशु को ऑक्सीजन देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? शिशु को ऑक्सीजन देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। चारों ऑप्शन पढ़िए। नाक प्रवेशनी, ऑक्सीजन हुड, विकल्प में से कोई भी नहीं, वेंचुरी मास्क। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सही होगा? देखिए, प्रश्न नंबर 1 में ऑक्सीजन हुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं। देखिए, जिन शिशुओं को खुद सांस लेने में या श्वसन क्रिया में कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन हुड या हेड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्लास्टिक का गुंबद या बॉक्स होता है जिसमें गर्म और नम ऑक्सीजन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्तचाप का आकलन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। मैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, वैरोमीटर या थर्मामीटर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए देखते हैं। देखिए, क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसे रक्तचाप या मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज के रूप में भी जाना जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका उत्तर मिल गया। आपका उत्तर मिल गया। रक्तचाप का आकलन करने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कमेंट करिए और आप लोग बताइए इसमें से क्या सही होगा। डिप्लोमा क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 4, एंडोट्रेक्रियल ट्यूब इंट्यूबेशन है। बताइए। बताइए क्या है ये? ईटी को नाक या मुंह के माध्यम से श्वास नली में डालना, वायुमार्ग को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, ऑक्सीजन सांस लेने में मदद, या उपरोक्त सभी? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। आते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखिए, यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें मुंह या नाक के जरिए श्वास नली में एक ट्यूब डाली जाती है। इस प्रक्रिया से वायुमार्ग खुला रहता है जिससे हवा फेफड़ों तक पहुंच पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्पाइरोमीटर मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एटेलेक्टेक्स को रोकने के लिए, घाव जल निकासी को बढ़ावा देना, एम्बुलेशन थेरेपी, ऑक्सीजन लेना। बताइए आप लोग, चारों में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन लेना। आइए देखते हैं। देखिए,
स्पाइरोमीटर एक चिकित्सा उपकरण है जो आपके वायु प्रवाह को मापता है या आपके फेफड़े की मदद नहीं करता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आपकी सांस में कोई समस्या है या नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े के कार्य परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। बताइए, फेफड़े के कार्य परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? टोनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्पाइरोमीटर या पच? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बच्चे की हाइट कितने समय पश्चात दोगुनी हो जाती है? बताइए। 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए आप लोग, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डिप्थीरिया से ग्रसित बच्चे को पूर्णतः बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी जाती है ताकि श्वसन अवरोध को कम किया जा सके, एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सके, फीवर से बचाया जा सके, मायोकार्डिटिस से बचाया जा सके। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग अपना राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, श्वसन अवरोध को कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा। डिप्थीरिया से पीड़ित बच्चे को ज़्यादा आराम करने की सलाह दी जाती है ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके और बच्चा जल्दी ठीक हो सके। डिप्थीरिया से उबरने के लिए ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। संक्रमण की गंभीरता के आधार पर 6 सप्ताह से ज़्यादा समय तक बेड रेस्ट की सलाह दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डायरिया का लक्षण नहीं है? बताइए। बताइए, दस्त का लक्षण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा है जो दस्त का लक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं। इसके लक्षणों में जो शामिल हैं वो हैं पानी का मल आना, अत्यधिक मतली आना, पेट में दर्द और सूजन होना, शरीर में पानी की कमी होना, बार बार बुखार आना, मल के साथ खून आना, भूख में कमी आना और पेट में ऐंठन होना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेक्टम की एब्सेंस कहलाती है। बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए आप लोग क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्निरीक्षण में किस तरह का स्टूल पास होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को देना चाहिए पालक, मांस, यकृत या उपर्युक्त सभी। बताइए आप लोग इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो लोहा होता है भ्रूण के रक्त निर्माण हेतु बहुत ही आवश्यक होता है। किसके? भ्रूण के रक्त निर्माण हेतु। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोहा जो है भ्रूण के रक्त निर्माण हेतु आवश्यक होता है। गर्भावस्था में लोहे की आवश्यकता जो होती है 6 महीने के पश्चात होती है। भ्रूण अपने शरीर में लोहे की अतिरिक्त मात्रा को संग्रहित करता है, जो जन्म के 5 माह तक पर्याप्त होती है। ठीक। लोहे की कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? एनीमिया। लोहे की कमी से इनेमिया रोग होता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें क्या होगा, आप लोग कमेंट में अपना उत्तर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन सी की पूर्ति के लिए आहार है। बताइए, विटामिन सी की पूर्ति के लिए आहार है। देखिए, गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता जो है, ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म के समय जो है उसके यकृत में विटामिन ए की उपस्थिति होती है, अतः उस समय जो है विटामिन ए अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। परंतु यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप लोग, पूछा है विटामिन सी की पूर्ति के लिए आहार है, तो इसमें आंवला भी हो जाएगा, टमाटर, नींबू, तीनों उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा है गर्भवती स्त्री के लिए अधिक ऊर्जा लेने का दुष्परिणाम है। बताइए, खसरा, निमोनिया, मोटापा, खांसी। बताइए आप लोग, गर्भवती स्त्री के लिए अधिक ऊर्जा लेने का दुष्परिणाम बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? मोटापा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन सा है? शारीरिक परिवर्तन, हार्मोन्स में परिवर्तन, रक्त परिवहन में परिवर्तन, चयापचयी में परिवर्तन या उपर्युक्त सभी। बताइए आप लोग। गर्भावस्था में होने वाला जो शारीरिक परिवर्तन है वो तीनों होता है। ठीक, हार्मोन्स में भी, रक्त परिवहन में भी, चयापचयी परिवर्तन में भी, अतः उपर्युक्त सभी सही होगा, विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में कम मात्रा में देना चाहिए। बताइए, कैलोरी, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। बताइए, चारों में क्या ऐसा चीज़ है जिसे कम मात्रा में देना चाहिए? बताइए। देखिए, आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञ का जो समूह है उसके द्वारा गर्भावस्था में जो कैलोरी की अतिरिक्त मात्रा प्रस्तावित है वो 300 है। ठीक, तो इसमें कैलोरी अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए, अर्थात कम मात्रा में देना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? बताइए, रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? देखिए, रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक, किस तत्व की कमी? कैल्शियम की कमी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। गर्भावस्था में शरीर में किस तत्व की वृद्धि हो जाती है? देखिए, वहाँ पूछा था कमी हो जाती है, यहाँ पूछा है वृद्धि हो जाती है। बताइए आप लोग। रक्त की, जल की, यूरिया की, एसिड की। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
गर्भावस्था में शरीर में किस तत्व की वृद्धि हो जाती है? वहाँ पे पूछा था गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसिड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, गर्भावस्था में माता को पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कैसा भोजन? पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था में जो होता है शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की उचित मात्रा लेनी चाहिए। गर्भावस्था में आयोडीन की उचित मात्रा भी लेनी चाहिए। गर्भावस्था में हृदय का भार भी बढ़ जाता है, याद रखिएगा। हृदय का भार इंक्रीज होता है, ठीक, याद रखिएगा। गर्भावस्था में शरीर में जो है एसिड की वृद्धि होती है। गर्भावस्था में 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए। एक पॉइंट है, याद रखिएगा, 10 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक। एक चीज़ और याद रखिएगा, गर्भावस्था के शरीर में गर्भवती जो महिला है उसके शरीर में कैलोरी के कारण भी वृद्धि होती है, ठीक। और आवश्यकता किसकी बढ़ती है? कैल्शियम की। कैल्शियम की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, इसलिए कैल्शियम भी लेनी चाहिए। गर्भावस्था के 8वें माह से, एक पॉइंट ये है, याद रखिएगा, 8वें माह से रक्तचाप में क्या होती है? वृद्धि। रक्तचाप में वृद्धि होती है, ठीक।